बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हमने लास्ट टाइम एसएलओ स्टार्ट किया था, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम हमारे पास एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स में। अब पॉलीट्राइकम की लाइफ साइकिल को पढ़ते हुए हमने पढ़ा कि इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कंसेप्ट है, यानी एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को बना रही है, या आप इसे स्टेज भी कहते हो। एक स्टेज से दूसरी स्टेज आ रही है और दूसरी स्टेज दोबारा पहली स्टेज पे आ जाती है। अगर मैं जनरेशन के अल्फाज यूज करूं तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को बनाती है और दूसरी जनरेशन दोबारा पहली जनरेशन को बना देती है। इस तरह इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। एक जनरेशन आपके पास है स्पोरोफाइट जनरेशन और दूसरी है गेमेटोफाइट जनरेशन। ठीक, हमने कल इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट की गेमेटोफाइट जनरेशन से, जहां आपने देखा कि मेल गेमेटोफाइट जनरेशन और फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन जो है, इनके पास थे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम। एंथेरिडियम में बने मल्टीपल स्पोर्स, स्पम्स। ठीक है, ये जो स्पम्स थे इन्हें फिर ट्रांसफर किया गया आर्चिगोनियम में मौजूद एग तक, जिसमें हमने देखा था कि यहां आपके पास सेंट्रल कैनाल सेल था। ठीक है, आपके पास वेंट्रल कैनाल सेल था। ठीक, वेंट्रल कैनाल सेल था जो डिसइंटीग्रेट किया, ऊपर नेक्स्ट सेल डिसइंटीग्रेट किए और प्रॉपर एक पैसेज बनाया गया स्पर्म के गुजरने के लिए, ताकि वो नीचे एग के साथ फर्टिलाइज हो सके। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास यहां पे ये देखो जाइगोट बना जो डेवलप हुआ एम्ब्रियो में। अब गेमेटोफाइट जनरेशन हमारे पास हैप्लॉइड थी, लेकिन जब गैमीट्स फ्यूज किए और एम्ब्रियो और जाइगोट बने तो दे आर डिप्लॉइड। अब ये जो आपके पास डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना है, जब ये ग्रो करेगा ना तो इसने गेमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर स्पोरोफाइट जनरेशन बनानी। ये नीचे आपके पास ग्रीन स्ट्रक्चर गेमेटोफाइट जनरेशन है और इसके ऊपर फिर हम देखते हैं हमारे पास जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो ग्रो किया तो उसने स्पोरोफाइट जनरेशन बनाई थी। तो हमारे पास स्टार्ट हम हुए गेमेटोफाइट जनरेशन से और बन चुकी है स्पोरोफाइट जनरेशन। अभी हमने सिंपल देखना है कि ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये दोबारा गेमेटोफाइट जनरेशन कैसे बनाएगी। अब जो स्पोरोफाइट जनरेशन है इसमें हमने जाइगोट तक का स्ट्रक्चर देख लिया कि जाइगोट जो था ये डेवलप होकर स्पोरोफाइट बना रहा था, और ये जो स्पोरोफाइट है ये गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है न्यूट्रिशनली। यानी हम देखते हैं कि ऊपर बनने वाला जो स्पोरोफाइट है ये नीचे मौजूद गेमेटोफाइट के साथ अटैच होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो फूड बन रहा है, फोटोसिंथेसिस है, ये इस ग्रीन पार्ट में हो रही है और ये ग्रीन पार्ट गेमेटोफाइट है। इसलिए हम देखते हैं ऊपर जो स्पोरोफाइट जनरेशन बनी ये डिपेंडेंट है गेमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर। ठीक हो गया। अब जो स्पोरोफाइट जनरेशन है हमने बात की, इसको पहचानना बड़ा आसान है। आप सिंपली फिजिकली भी आप देख के बता सकते हो कि ये जो ऊपर ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है ये स्पोरोफाइट स्टेज है, ये स्पोरोफाइट जनरेशन है, और नीचे ग्रीन गेमेटोफाइट। अब अगर हम स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देखें स्टेज का, तो आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहां मिलते हैं। एक बारीक सा स्टॉक होता है, डंडीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सीटा कहते हैं। देख सकते हो, ये देखो, ये बारीक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये आपके पास सीटा कहलाते हैं। और इनके ऊपर एक स्वॉलन थिक पार्ट पड़ा होता है जिसे आप कह रहे हो कैप्सूल। ये देखो, ये कैप्सूल की दो डिफरेंट डायग्राम्स हैं आपके पास, उसकी भी वजह समझ आ जाएगी। कैप्सूल असल में वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। अगर हम यहां लाइफ साइकिल वाली डायग्राम देखें, ये देखो कि असल में जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, हम इसे स्पोरोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने स्पोर्स बनाने होते हैं, और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। स्पोर्स जो बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और ये स्पोर्स फिर आगे गेमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। स्पोर्स जिस स्ट्रक्चर में बन रहे हैं इट इज कॉल्ड कैप्सूल। ठीक है, अब ये जो कैप्सूल है, जब आप इसके स्ट्रक्चर को बाहर से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आप लोगों को यहां पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर इस पे मिलता है जिसे आप कहते हो अपर क्यूलम। ये देखो यहां पे ये अपर क्यूलम अटैच है। जिस वक्त मैच्योर हो जाते हैं स्पोर्स, फुली ग्रोन मैच्योर हो गए हैं, उस वक्त आप देखते हो
कैप्सूल से ये अपर क्यूलम रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो स्पोर्स हैं उन्हें बाहर रिमूव किया जाए और वो हवा से उड़ते हुए जाके सॉइल पे लैंड करे और वहां ग्रो करके मेल फीमेल गेमीटोफाइट जनरेशन बनाए। ठीक, प्लस दूसरी चीज जो आप देखते हो कि बाज़ औक़ात इस कैप्सूल के अराउंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की कवरिंग होती है। ठीक है, बाज़ औक़ात यहां पे आपको यूं स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हेयर लाइक जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये जो कवरिंग होती है इसे हम कहते हैं कैलेप्ट्रा। तो इसलिए आपके पास यहां पे दोनों स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं कि ये जो कैलेप्ट्रा है इसके ऊपर बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव लेयर, जब आप इसको रिमूव करोगे तो अंदर से इस तरह का कैप्सूल निकलेगा जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे होते हैं। ठीक, अब जब आप कैप्सूल को अंदर से देखते हो तो आपको मालूम होता है कि कैप्सूल के बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रक्चर है क्लोमेला। ये जो क्लोमेला है ये स्थिराई होता है, स्पोर प्रोडक्शन में इसका रोल नहीं होता। जैसे कि आप यहां देख रहे हो कि आपको सेंटर के अंदर क्लोमेला मिल रहा है। क्लोमेला स्ट्रक्चर जो है ना, अब जब आप कैप्सूल के अंदर देख रहे हो तो क्लोमेला स्ट्रक्चर के अराउंड हमें यहां पे स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू मिलते हैं असल में, यानी कि वो रीजन मिलता है जहां स्पोर्स बनने हैं क्लोमेला के अराउंड। ठीक है, ये जो स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यूज होते हैं ना, यहां पे आपके पास फिर मल्टीपल स्पोर सैक्स पड़े होते हैं। ठीक है, स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू है और उस टिश्यू में आप देख रहे हो मल्टीपल स्पोर सैक्स हैं। ये जो स्पोर सैक्स हैं या स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू है, यहां फिर हमारे पास मियोसिस होती है क्योंकि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है और स्पोर्स बनने हैं हैप्लॉइड, तो इसका मतलब है मियोसिस का होना जरूरी है। तो मियोसिस कहां होगी? यहां पे क्लोमेला की सराउंडिंग में आपको जगह जगह स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू मिल रहे हैं जिनमें मल्टीपल स्पोर सैक्स पड़े हुए हैं। इन स्पोर टिश्यू के अंदर या स्पोर सैक्स में मियोसिस होती है जिसके नतीजे में आप देखते हो यहां पे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। वो जो पेरेंट सेल होता है, जो डिप्लॉइड सेल होते हैं जिसमें मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, इसे हम कहते हैं स्पोर मदर सेल। ठीक है, जो कि हमारे पास डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये जो स्पोर मदर सेल है बच्चों, अगर मैं आपको ठीक से विजुलाइज करवाऊं, ये स्पोर मदर सेल इस तरह पड़े हैं स्पोर सैक में और ये स्पोर सैक पड़े होते हैं क्लोमेला के अराउंड स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू में। फिर आप देखते हैं कि ये स्पोर मदर सेल्स जो है जब ये डिवाइड करते हैं, स्पोर मदर सेल्स जब ये डिवाइड करते हैं तो ये यहां पे स्पोर्स बनाते हैं जो मैच्योर होने पे हम देखते हैं एयर के अंदर रिलीज हो रहे होते हैं। तो असल में आपके पास वो जो एक सिंपल सा स्पोरोफाइट है जिसमें असल चीज कैप्सूल है, उसमें इस तरह से आप देखते हो कि हमारे पास क्लोमेला, क्लोमेला के अराउंड स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू, स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू में मल्टीपल स्पोर सैक्स और वहां पे मौजूद स्पोर मदर सेल्स जो डिवाइड करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। अभी हमने देखना है कि ये जो स्पोर्स हैं अब ये डेवलप करेंगे। ठीक, जब स्पोर्स मैच्योर हो गए, हमने कहा अपर क्यूलम रिलीज हुआ, ये जो ढक्कन था अपर क्यूलम रिलीज हुआ और स्पोर्स जो है वो हवा की मदद से, विंड की मदद से स्प्रेड कर गए और जब जाके सॉइल पे गिरे तो वहां पे सूटेबल एनवायरनमेंट मिलने पे ग्रो किए। जब ये ग्रो किए तो शुरू में जो स्ट्रक्चर हमें मिला, हम कहते हैं ये एलजी से बहुत मिलता जुलता होता है, इसलिए हम कहते हैं ये एलजी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्रोटोनीमा बोलते हैं। एक चीज जो मैं आपको यहां हाईलाइट करवाना चाहता हूं, गैमीट्स जो थे, गैमीट्स जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट की तरफ जा रहा था, हमने बात की थी यहां पे हमें मॉइस्चर चाहिए था, पानी चाहिए था, तो गैमीट के ट्रांसफर में वाटर था, लेकिन स्पोर्स के ट्रांसफर में विंड, एयर। ये आपने दो बातें याद रखनी है कि एग्जामिनर अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे तो आप मेंटली एक्टिव होकर देखो कि वो स्पोर्स का डिस्पर्सल पूछ रहे हैं या मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक जाना पूछ रहे हैं। ठीक हो गया? ये अब आपके पास स्ट्रक्चर है प्रोटोनीमा कि जब स्पोर ग्रो करते हैं तो ये कुछ एलजी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर इस प्रोटोनीमा पे आप देखते हो
आपके पास एक छोटी सी आउटग्रोथ नजर होती है, बड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है। ये वो स्ट्रक्चर होता है जो फर्दर ग्रो करता है। तो जब ये ग्रो करता है तो हम कहते हैं इसने गेमीटोफाइट बना दिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ग्रो करके फिर आपको गेमीटोफाइट जनरेशन देता है, ये वाली जो आपको इस तरह से नजर आती है। तो हमारे पास फाइनली गेमीटोफाइट जनरेशन, जिसने स्पोरोफाइट जनरेशन बनाई थी, स्पोरोफाइट जनरेशन ने दोबारा से स्पोर्स बना के वही गेमीटोफाइट जनरेशन बना दी। इसे हम कहते हैं कि पॉलीट्राइकस की लाइफ साइकिल है। और इस लाइफ साइकिल में दो जनरेशन है, एक गेमीटोफाइट और दूसरी स्पोरोफाइट। फर्क सिर्फ ये है कि चूंकि ये अर्ली प्लांट्स हैं तो इनमें हमारे पास गेमीटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है। ठीक है, पॉलीट्राइकम की। इस कंसेप्ट को बच्चों हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जहां पे स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन यानी स्पोरोफाइट अल्टरनेट करती है गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन गैमीटोफाइट से, और वो गैमीटोफाइट जनरेशन दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन बना देती है। कल हमने दो डिफरेंट सिमुलेशन से इस सारे कंसेप्ट को बड़े अच्छे से पढ़ा था। यू कैन सी कि हमने एसएलओ की जो डिमांड है, एक्शन वर्ब है, एक्सप्लेन करें पॉलीट्राइकम की लाइफ साइकिल को, उसे हमने बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से वेल एलैबोरेट करते हुए समझा है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं होता कि आपके पास जो बड़े ही एडवांस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड टॉपिक हो और मुश्किल टॉपिक हो, एग्जामिनर हर दफा आपको वहां से क्वेश्चन दे। बाज़ औक़ात एग्जामिनर जो है वो ये चेक करना चाहता है कि स्टूडेंट ने सिलेक्टिव टॉपिक पढ़े हैं या पूरी किताब, पूरा चैप्टर पढ़े। वहां फिर वो क्या करता है, कुछ अर्ली या बिल्कुल एंड वाले इजी टॉपिक्स उठा के आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देते हैं। शॉर्ट एमसीक्यूज तो अगर आपने अच्छे से पढ़े हो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात स्टूडेंट लॉन्ग को इग्नोर कर जाते हैं। तो इसको आपने सिग्निफिकेंस देनी है कि एग्जामिनर अगर चेक करना चाहेगा तो वो इस तरह का कोई आसान सा टॉपिक उठा के आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन बना देगा, क्योंकि एसएलओ बेस एग्जाम है, क्वेश्चन किसी भी तरह आपके पास आ सकता है। प्रैक्टिस करें इसको वर्कशीट पे। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एसएलओ स्टार्ट करेंगे बच्चों। तब तक के लिए